अपनी आंखें बंद कीजिए और 1912 की कल्पना करिए। एक बैरिस्टर गाउन पहने हुए नौजवान इलाहाबाद हाई कोर्ट में खड़ा हुआ है। उसके ब्रीफकेस में कानूनी दस्तावेज है, किताबें हैं, उसके मन में न्याय के सपने हैं। 3 दशक और आगे बढ़िए। अब वही व्यक्ति संसद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर घोषणा करता है, घड़ी जब आधी रात का घंटा बजाएगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता से जाग उठेगा, यानी कि भारत आजाद हो जाएगा। कैसे एक युवा लंदन के इनर टेम्पल में प्रशिक्षित वकील ने खुद को लोकतांत्रिक भारत के स्थापित करने वाले के रूप में रूपांतरित किया। आपका स्वागत है टॉप लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया के चौथे एपिसोड में, जहां हर शुक्रवार रात को 9:30 बजे हम बताते हैं कि कैसे महान वकील महान राष्ट्र निर्माता बने। और आज रात हम बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो वकील जिसने भारत की कानूनी नियति लिखी। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेहरू की अर्ली लीगल जर्नी की, द मेकिंग ऑफ लॉयर एंड लीगल थिंकर। कैसे वो एक वकील बने और विधि चिंतक बने। नेहरू ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में विज्ञान पढ़ा, फिर इनर टेम्पल से कानून, जो लंदन के 4 इंच ऑफ कोर्ट में से एक है, उन्हें 1912 में बार में बुलाया गया। इलाहाबाद लौटकर उन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू, जो एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, के साथ वकालत की। मुवक्किल उनकी स्पष्टता, साक्ष्यों के प्रति सम्मान और शांत तर्क से प्रभावित होते थे। अदालत में नेहरू ने 3 आजीवन पाठ सीखे, और वो पाठ कौन कौन से थे कि सबसे पहला जो पाठ था, सबसे जो पहला लेसन था, वो ये था कि पहले तथ्य बाद में भावना। सत्य भाषणबाजी से अधिक सशक्त होते हैं। दूसरा, कानून हथियार नहीं है, औजार है। इसका उपयोग अन्याय को सुधारने के लिए होना चाहिए, असहमति को कुचलने के लिए नहीं। और तीसरा, हर तर्क को नैतिक आधार चाहिए, क्योंकि नैतिकता के बिना कानून शोर बन जाता है। इन लेसन्स ने बाद में उनकी जो संवैधानिक नैतिकता को गढ़ा, ये विश्वास की शक्ति को हमेशा कानून के आगे झुकना चाहिए। अब बात करते हैं कोर्टरूम से संविधान तक की यात्रा को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और भारतीय संविधान के प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं और उसमें नेहरू का क्या योगदान है उसको समझते हैं। 1946 तक नेहरू अदालत से दूर आ चुके थे, पॉलिटिक्स में आ चुके थे, पर उनकी जो अनुशासनशीलता थी को वो वे संविधान सभा में ले गए। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा में पेश किया, और जो भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव बनी। इसने भारत के लक्ष्यों की घोषणा की, सार्वभौमिकता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जिनकी जो गूंज है आज हर अनुच्छेद के अंदर सुनाई देती है। नेहरू सिर्फ राजनीति नहीं बोल रहे थे उस समय, वो एक कानूनी दृष्टि रच रहे थे। ऐसा गणराज्य जो शासकों से नहीं कानून से शासित हो। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि स्वतंत्रता और कानून साथ साथ चलते हैं। ये वाक्य अब भी बताता है कि क्यों भारत की स्वतंत्रता टिक पाई। अब बात करते हैं इसी एक वकील के मसौदे से भारत का सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का विचार आया, जो बाद में सोशलिस्ट सेक्युलर भी बना। सोशलिस्ट सेक्युलर जैसे वर्ड्स भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अब बात करते हैं कानून का शासन बनाना और स्वतंत्रता के संतुलन के बारे में। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, नई गणराज्य के सामने सवाल था कि अराजकता के बिना स्वतंत्रता को वास्तविक कैसे बनाया जाए। उन्होंने मौलिक अधिकारों का समर्थन किया। अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है।
अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति, सभा और आवागमन की स्वतंत्रताएं देता है। अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। पर हिंसक दंगे और घृणास्पदी पर्चों ने व्यवस्था को परखा। पहला संविधान संशोधन 1951 में आया, जिसने अनुच्छेद 19 खंड 2 के तहत अधिक स्पष्ट युक्ति युक्त प्रतिबंध जोड़े, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जोड़ी स्वतंत्रता पर, जो लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बचाए रखा। उन्होंने अनुच्छेद 31A और 31B तथा 9वीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए भूमि सुधार कानूनों को अंतहीन मुकदमों से एक ढाल दी, जिसने साबित किया कि सुधार कानूनी भी हो सकता है और क्रांतिकारी भी। अब आपके लिए एक प्रश्न है मेरा, क्या आपको लगता है कि शुरुआती भाषण प्रतिबिंब स्थिरता करने के लिए जरूरी थे या स्वतंत्रता के लिए एक कदम पीछे? नीचे बताइए, आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय और कानूनी सुधार की, वो कैसे लागू हुए। नेहरू मानते थे कि संविधान को समाज को रूपांतरित करना चाहिए, सिर्फ उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समर्थन किया, एक नैतिक संहिता जो राज्य को कल्याण, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। उन्होंने हिंदू कोड बिल 1955 और जो 56 में आए थे के माध्यम से व्यक्तिगत कानूनों का आधुनिकीकरण किया। ध्यान दीजिएगा, जो 1956 के 55-56 के हिंदू कोड बिल आए थे, ये उसी समय आए थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं कानूनों के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉज का आधुनिकीकरण किया था। जैसे कि एक पत्नी प्रथा को अनिवार्य किया गया, यानी कि भारत में मोनोगैमी लाई गई, पॉलीगैमी को एब्रोगेट किया गया, तलाक को वैध किया गया, बेटियों को उत्तराधिकार अधिकार दिए गए, कुछ हद तक प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, दत्तक ग्रहण को लैंगिक तटस्थ बनाया गया। पहली बार जेंडर जस्टिस भारतीय विधि के अंदर, भारतीय लॉ के अंदर प्रवेश कर रही थी उस समय। उन्होंने औद्योगिक, श्रम और सहकारी कानूनों की निगरानी की ताकि श्रमिकों की वृद्धि में हिस्सेदारी बढ़े। लेबर लॉज में भी उस समय बहुत सुधार आए थे। हर अधिनियम के जरिए उन्होंने ये दिखाया कि कानून ही सामाजिक परिवर्तन का असली इंजन है। अब बात करते हैं संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक संरक्षण की, यानी कि फेडरलिज्म की, सेक्युलरिज्म की और माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की। विभाजन के बाद एकता और समानता के लिए कानूनी आधार चाहिए थे। नेहरू लियाकत संधि जो 1950 में हुई थी, उसने भारत और पाकिस्तान दोनों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की, एक मानवीय संधि जो अधिकारों और कर्तव्यों की कानूनी भाषा में रची गई। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत को भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठित किया। अनुच्छेद 3 के तहत संघीय लचीलेपन को सिद्ध किया। और ध्यान दीजिए, नेहरू के लिए जो धर्म निरपेक्षता शब्द था, उसका अर्थ था राज्य की तटस्थता, यानी कि धार्मिक मामलों में राज्य न्यूट्रल रहेगा, कानून सभी धर्मों की रक्षा करे, किसी को कोई विशेषाधिकार न दे। वे इस बात पर अड़िग थे कि नागरिकता की परिभाषा धर्म से नहीं बल्कि संविधान से होगी, क्योंकि भारत एक धर्म का देश नहीं बल्कि सभी धर्मों का देश है। उन्होंने संसद में कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं है, यह हर आस्था को कानून की एक सी शरण देता है। ये केवल आदर्श नहीं थे, ये विभाजन के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा कवच भी थे। अब बात करते हैं सीमाओं के पार कानून, पंचशील और वैश्विक दृष्टि की। नेहरू ने भारत की कानूनी सोच को कूटनीति तक बढ़ाया। 1954 में उन्होंने और चीन के चोउ एनलाई ने पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किए। पारस्परिक सम्मान, आक्रमण निवारण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप निषेध, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये गुट निरपेक्षता के कानूनी नैतिक आधार बने, जिससे भारत वैश्विक मामलों में सार्वभौमिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सका।
उन्होंने कानून के जरिए संस्थाएं खड़ी की, चाहे वो योजना आयोग हो 1950 में जो आर्थिक न्याय के लिए बनाया गया था, या फिर परमाणु ऊर्जा आयोग हो जो 1948 में आया, जो विनियमन के भीतर वैज्ञानिक प्रगति के लिए लाया गया था, या फिर आईआईटी, एम्स और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं जो संसदीय अधिनियमों से ज्ञान के लोकतंत्रीकरण के लिए लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, जो भारत की ये संस्थाएं हैं, चाहे आईआईटी हो, एम्स हो या यूनिवर्सिटीज हो, ये उसी समय आई थी जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। हर सपना कागजी मसौदे, ड्राफ्ट और कानून से होकर गुजरा, क्योंकि नेहरू को व्यक्तियों से अधिक संस्थाओं पर भरोसा था। अब बात करते हैं नेहरू की विरासत, उसके विश्लेषण और अपने सेशन को एंड करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हैं। नेहरू की विरासत 3 कानूनी स्तंभों पर खड़ी है। पहला है संस्थागत शासन, चाहे वो संसद हो, न्यायपालिका हो, सिविल सेवा हो, निर्वाचन आयोग हो, प्रत्येक नेता से अधिक दीर्घजीवी होने के लिए डिजाइन किए गए। नेता तो आज है कल नहीं, मगर जो ये संस्थाएं हैं, चाहे संसद हो, न्यायपालिका हो, सिविल सेवा हो, निर्वाचन आयोग हो, हमेशा हमेशा चलते रहे। दूसरा, करुणा के साथ कानून का शासन, प्रक्रिया के भीतर सुधार, कभी उसके बाहर नहीं। तीसरा, संवैधानिक आस्था, ये विश्वास की बहस और संशोधन कमजोर नहीं है बल्कि शक्ति के साधन है। आलोचक उन्हें आदर्शवादी कहते हैं, प्रशंसक उन्हें दूरदर्शी कहते हैं, मगर सच क्या है? सच ये है कि वो एक वकील थे जिसने एक सभ्यता के लिए बहस की। अब आपकी बारी है। यदि आप 1951 में नेहरू को सलाह दे रहे होते तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था का संतुलन कैसे साधते? अपनी कानूनी दलील नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको आज का ये चौथा एपिसोड, भारत के 100 महान विधिवेत्ताओं का जो ये चौथा एपिसोड है, ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे सेशन और मिलते रहें। याद रखिए, कानून सिर्फ अदालतों के लिए नहीं है, देश के लिए है। अब इस सेशन के 100 विधिवेत्ताओं का जो अगला एपिसोड होगा वो अगले शुक्रवार आपको 9:30 बजे रात में मिलेगा। मिलते हैं उस सेशन में। जय हिंद।